क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, लेकिन उससे पहले कुछ और भी नंबर्स होते हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर का रिवीजन जो है एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है एनसीईआरटी से ही आता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, और होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स में नेचुरल नंबर 0 और इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो जैसे कि 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इन्हीं के नेगेटिव भी 1 का नेगेटिव -1, 2 का -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद है इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2 का मल्टीपल कौन है? 2 है, देन 4 6 8 एटसेट्रा। ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 एटसेट्रा। उसके बाद प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से और खुद उसी नंबर से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल 3 जो है 3 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता, तो 3 प्राइम नंबर है। इसी तरह से 2 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह से 1 जो है वो भी 1 की टेबल में आता है या खुद की में आता है, लेकिन उसको प्राइम नंबर काउंट नहीं किया जाता, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद 2 3 देन 5 7 इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कंपोजिट नंबर। इस पे क्वेश्चन भी आता है, वो भी कराएंगे आपको। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीच में कौन रह गया? 4, तो 4 जो है 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 4 देन 6 8 ये सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर, जो चैप्टर का नाम है। रियल नंबर का ऑपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो रियली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 का अगर आप अंडर रूट कराएं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो जिनमें आयोटा होता है, आई होता है, वो वाले नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी करते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है, रियल नंबर में ऑल पॉसिबल नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये आपके इंटीजर्स भी आ गए, और इनके बीच में जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में 0.1 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन वाले या डेसिमल वाले या हर तरह के जितने भी नंबर हैं पॉसिबल इस नेचर में, ठीक है, वो सारे जो है रियल नंबर में आते हैं। ठीक, तो इसके बारे में करते हैं। तो देखिए, जो रियल नंबर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, टर्मिनेटिंग नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल 1/2 है। 1/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाता है 0.5। तो ये नंबर जो है टर्मिनेट हो रहा है, 1 डेसिमल के बाद ही हो रहा है। ये कुछ नंबर होते हैं जो 2 या 3 या 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि 1/3 है, 1/3 का क्या होता है? 0.333 आता रहता है, तो उस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। इसको रीऑकरिंग या नॉन रीऑकरिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रिपीटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/3 जो है वो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसका आंसर होता है 0.333 ऐसे आता रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये हो गए रिपीटिंग वाले। ठीक है, इन नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं इनको भी रैशनल नंबर ही बोला जाता है।
तो ये दोनों कैटेगरी जो है रैशनल नंबर्स में आती हैं। उसके बाद बचा इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं होते, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अप टू क्लास 9 तक हम यही पढ़ते आते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो है डेफिनेशन थोड़ी सी अपडेट हो जाती है कि रियल वो रैशनल नंबर हैं जो या तो टर्मिनेट हों या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, और इर्रेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल पाई की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो 3.14 नहीं होती, उसके बाद भी जो है बहुत सारे जो है आगे नंबर्स आते रहते हैं। आप कैलकुलेटर में भी डाल के देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पाई की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह से अगर हम प्राइम नंबर का अंडर रूट लें, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, तो इनकी भी अगर आप जो है डेसिमल में वैल्यू देखोगे तो वो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ये भी जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में एग्जांपल दो। वैसे तो ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, तो उसमें आप इस तरह से दे सकते हैं जैसे कि 0.201, देन 001, 001। तो इस तरह से जो है आप ये शो कर रहे हैं कि ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पाई है उसकी वैल्यू ये है, और पाई की वैल्यू आपको पता होगा कि 22/7 होती है। ठीक है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो पाई है वो तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो 22/7 है वो इर्रेशनल नहीं है। 22/7 रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है चैप्टर शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, हेल्प मिलेगी आपको साथ में। तो एक्सरसाइज सबसे पहले चैप्टर 1 के शुरू में जो 1.2 टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो जो है इस बार कट गया है, वो नहीं आ रहा है। और जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी इसी पर बेस्ड है, तो मतलब एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं आ रही है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये नहीं दिया हुआ कि इसको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है, तो हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे जनरली कर लें नॉर्मल HCF के थ्रू। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन थ्योरम के थ्रू हम HCF निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है आप लोग कर लेना। इसमें 616 जो है आर्मी कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, और उसमें 32 मेंबर्स को जो है कि एक बैंड बनानी है, और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो वो आपको HCF निकालना है 616 और 32 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कर लेना। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो एक्सरसाइज 1.2 में ये थ्योरम है, पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर अभी हमने पढ़ा था जो खुद के और 1 से अलग जो है किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है 140। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब इस नंबर को हम जो है इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और आगे इन्होंने क्या कहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। और इस फैक्टराइजेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले आप 2 लिख रहे हो या पहले दूसरा फैक्टर 7 लिख रहे हो या 3 लिख रहे हो, तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता जिसमें वो प्राइम फैक्टर्स बने हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा पहले 2 से डिवाइड करता है, कोई 3 से डिवाइड करता है, तो वो जो है डिपेंड नहीं करता इस पर। ठीक है, तो नॉर्मली जो है छोटी क्लासेस में आपने किया है 140 को हम इस तरह से करते हैं 2 7 जा 14। ठीक है, 2 35, देन 5 7 जा 35 और 7 1 जा। तो ये जो है
2, 2, 5 और 7 ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हम 140 को जो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है इसको इस तरह से लिखना है, जैसे 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 1 ही टाइम है तो 5 इंटू में 7, मतलब जो जितनी टाइम आया हो उसको जो है उसकी पावर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। नाउ आगे इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे 26 और ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे 26 और 90, या ये जो है छोटा है काफ़ी, इसमें छोटे नंबर्स हैं ये, तो हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 8 जो इसी एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर है, एग्जाम्पल 8 में जो है बोला है 6 का और 72 का और 120 का। तो पहले हम ना 72 और 120 का आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर 3 वाला एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो 72 और 120, तो इसी तरह से अगर हम 72 के फैक्टर्स निकालें तो 72 के फैक्टर्स क्या होंगे 236, देन 218, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको 72 को लिखेंगे 2 की पावर 3, और 3 जो है 2 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। इसी तरह से 120 के निकाल लेते हैं। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 260, 230, 215, 3 5 जा 15 और 5 1 जा। तो ये फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 2 जो है आ रहा है 3 टाइम्स और 3 आ रहा है 1 टाइम एंड 5 आ रहा है 1 टाइम। तो अगर हमें इसका अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, वहाँ पर दिया हुआ आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोल देते हैं या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब इसमें एचसीएफ जो है और एलसीएम इजीली निकालने का फॉर्मूला है दोनों में से जो भी फैक्टर कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, ठीक है। तो आपको 2 और 3 लेना है और उनकी मिनिमम पावर लेनी है। तो 2 की मिनिमम पावर इसमें क्या है, दोनों में 3 है तो 2 की पावर आप 3 लेंगे, और 3 की मिनिमम पावर क्या है 1 है तो आप 3 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम कॉमन फैक्टर लिखना है। यहाँ पे एचसीएफ की जो है आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट ली जाती है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जो भी दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर को। और एलसीएम में क्या होता है, टोटल फैक्टर्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा, 5 भी लिया जाएगा और उनकी मैक्सिमम पावर ली जाएगी। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, और 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 1। और आपको इतना ही नहीं छोड़ना है, आपको इनको सॉल्व भी करना है। 2 की पावर 3 इंटू 3 को जो है सॉल्व भी करना है, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो ये होंगे एचसीएफ और एलसीएम। इसी तरह से अब इसमें एक और पार्ट था, 6 भी था। तो 6 को तो हम नॉर्मली 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा 2 की पावर मिनिमम। तो 2 की पावर मिनिमम अब देखो 1 हो गई है, तो अब हम यहाँ 3 हटा देंगे, 2 की पावर 1 होगी, और 3 तो ऑलरेडी 1 ही था तो 3 होगा, ठीक है। और ये 2 इंटू 3 जो है ये हो गया एचसीएफ हमारा 6। और एलसीएम अभी भी देखो सेम रहा, क्योंकि 2 की पावर अभी भी मैक्सिमम 3 है, 3 की पावर भी 2 है मैक्सिमम और 5 है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है।
तो एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन 1 देख लिया कैसे होगा, 2 भी देख लिया है, और 3 में 3 वाले थे वो भी हमने किया था, 672 और उसका 120 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 के लिए आपको एक और जो है फॉर्मूला याद रखना है कि HCF ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल 2 नंबर ले लेते हैं हम A और B, ठीक है। तो HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। 2 नंबर्स का HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी वो A और B उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से HCF निकालना हो किसी का, फॉर एग्जांपल इस अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हम, तो हमें इसमें LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है तो इसको उधर भेज दो, तो LCM ऑफ A और B का फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू B अपॉन में HCF ऑफ A और B, ठीक है। याद रखने के लिए आप ये ब्रैकेट में A B जो है हटा सकते हो, इजीली याद हो जाएगा कि LCM इज इक्वल टू A इंटू B बाई HCF। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इसमें HCF ऑफ 306 और 657 जो है आपको दिया हुआ है 9, और LCM पूछा है, LCM भी सेम 306 और 657 का पूछा है। तो LCM का आपको फॉर्मूला बताया A इंटू B, मतलब ये जो दोनों नंबर हैं 306 इंटू 657 आपको करना है, और डिवाइड में HCF ऑफ A और B। HCF ऑफ 306 और 657 है 9, तो 9 से आप डिवाइड कर देंगे। तो पहले आप 9 से कट कर लेंगे और फिर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जिस तरह से HCF ऑफ A और B, LCM ऑफ A और B इक्वल टू A इंटू B होता है, ऐसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल जो 8 किया था उसमें क्या था, 3 नंबर्स थे। तो आपको याद रखना है कि HCF ऑफ A, B और C अगर 3 नंबर हैं और उनकी जो मल्टीप्लाई है LCM के साथ A, B, C की, वो A, B और C की मल्टीप्लाई के इक्वल जो है नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 3 वाले हों तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें आपको जो है जो भी कराया था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका, उसी से करना होगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है और 4 भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर से सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से ये एक हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो, और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 6 की n को हमें बताना है, चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n जो है यहां पर वो क्या दिया है, नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ना देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, पहले वो चीज़ देखिए। 6 की पावर n मतलब 6 की पावर अगर आप 1 डालें तो क्या आता है, 6 आता है। 6 की पावर 1 की जगह 2 डालें तो क्या आता है, 36। इस तरह से 6 की पावर 3 डालेंगे तो आई थिंक 216 आता है, ठीक है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि हर एक में जो है लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आता जा रहा है। लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा कोई भी n नेचुरल नंबर है जो हम n की जगह डालें और लास्ट में जो है 6 की जगह 0 आ जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि 6 की n जो है, अगर हम देखें 6 को, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 होते हैं की पावर n, और अगर इसको थोड़ा सा खोलोगे तो 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हो आप। मतलब आप n की जो भी वैल्यू डालेंगे उससे 2 और 3 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बट टू एंड विद 0 डिजिट के साथ एंड होने के लिए वी नीड 2 and 5 एज अ फैक्टर। हमें जो है 2 और 5 एज ए फैक्टर चाहिए होता है, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है, 10। तो 10 आएगा जब भी तो लास्ट में 0 आएगा, तो हमें एक 2 और एक 5 कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर तो आप n की जो भी वैल्यू डालोगे उससे 2 आएगा या 3 आएगा, 2 के नंबर्स बढ़ेंगे 3 के नंबर बढ़ेंगे, बट 5 नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं 6 की n कैन नॉट हैव
5 as a factor, so it cannot end with digit 0। ये 0 के साथ जो है एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 तो बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। तो 6 क्वेश्चन में है वाई, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड इसमें एक और पार्ट दे रखा है, एक तो ये पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो जो है नंबर्स दिए हुए हैं आर कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये देखो, ये एक अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई है और इस टोटल यूनिट के बीच में प्लस है। और बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन सम करते हैं। तो कुछ बच्चे जो है 13 प्लस 13 ऐड करके और फिर सॉल्व कर देते हैं, वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर सम कर सकते हैं। और वैसे ही इसमें जो है सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मोस्टली बच्चे जो है सॉल्व भी करते हैं। इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 13 ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा उसको हम शो कर सकते हैं कि वो जो है किसी की भी टेबल में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शायद वो 13 की टेबल में आएगा, ठीक है, तो वो जो है कंपोजिट नंबर है। तो वो भी तरीका ठीक है, गलत नहीं है, बट जो है लेंथी है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस फैक्टर में से और इनमें से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें से 13 को कॉमन लेंगे तो देखो इस वाली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा तो यही लिख लेते हैं। और प्लस में 13 चला गया कॉमन तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। मोस्टली बच्चों को लगता है 0 बचेगा, तो ध्यान रखना है। 13 को देखो हम 13 को 13 इंटू 1 भी तो बोल सकते हैं, और 13 अगर कॉमन जाता है मल्टीप्लाई में से तो 1 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नाउ अब यहाँ पर आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आगे आप बोल सकते हो कि ये 13 का मल्टीपल है, ठीक है। देयरफॉर इट इज मल्टीपल ऑफ 13। और देखो इसको सॉल्व करके आपको लग रहा है कि ये जो है देखो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, 78 इंटू 13 जो है वो 13 तो नहीं हो सकता, मतलब नंबर इटसेल्फ नहीं है 13, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 13 अदर देन नंबर इटसेल्फ। तो अगर ये नंबर इटसेल्फ से अलग एक फैक्टर हमारे पास 13 आ रहा है 1 से, और नंबर इटसेल्फ से अलग एक फैक्टर 13 आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। देयरफॉर इस तरह से आपको लिखना है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज जो है आप इसमें करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, इस पूरे में से और इसमें से 5 को कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना है, लिखो, नहीं तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस में यहाँ 5 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 जरूर लिखना है, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो सेम ये थ्योरी लिख देंगे कि इट इज मल्टीपल ऑफ 5 अदर देन, इट हैज आएगा, इट हैज मल्टीपल ऑफ 13 अदर देन नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इजी है यार। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको बोला है रवि एंड सोनिया, ये दो इसमें फ्रेंड हैं, ये एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है यहाँ पर 18 मिनट्स लेती है राउंड लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है
और आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर में मिलेंगे। एक जो है 18 मिनट्स में जो है राउंड लगाता है, एक 12 मिनट्स में राउंड लगाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं पेपर में, ठीक है, पिछले लास्ट ईयर्स में कई बार आए हैं। और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो ये एक सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं, इसमें इस तरह से भी आ जाते हैं कि एक बेल है वो दोबारा जो है 18 मिनट्स के बाद या कोई भी नंबर दे देंगे इतनी मिनट के बाद बजती है, और जो दूसरी बेल है वो पर 12 मिनट के इंटरवल में बजती है। तो वो दोनों बेल जो है इकट्ठी कब बजेंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। तो उनमें भी सेम करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें इन दोनों का जो है एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें 18 और 12 का जो है एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के लिए सबसे पहले ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3 थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी हम कोई भी प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि पी हम मान लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 जो है वो मान लेते हैं ए हम मान पी हमने मान लिया 2 और ए हमने मान लिया 4। तो अगर पी जो है वो डिवाइड करता है ए के स्क्वायर को, 2 जो है आपको पता है 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। देन पी डिवाइड ए, तो पी जो है मतलब 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, ये आपके इसमें √3 इज इर्रेशनल नंबर वगैरह जो प्रूव करने हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। तो अब जो है इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। √2 इस जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्वेश्चन 1 में दिया है कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसमें √5 ही नहीं, आपको एग्जाम में √5, √3, √2 मोस्टली यही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा √7 मिल सकता है, ठीक है। तो इनको इर्रेशनल प्रूव करना आ जाता है। ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि हम कर लेते हैं √2 का कर लेते हैं। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल। इसमें ये थ्योरम यूज करते हुए करना है। तो प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल। तो हम पहले देखो इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते। तो हम इसको रैशनल नहीं है ये प्रूव करा देते हैं तो इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। और आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पहले पढ़ी होगी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो हम जो है √2 को इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ q को इधर भेज देते हैं तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा √2q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं। तो p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब p स्क्वायर को 2 जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि p जो है डिवाइड a स्क्वायर को कर रहा है, तो इसी तरह से p की जगह यहाँ कौन है 2 डिवाइड a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आ रहा है, तो मतलब p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम p डिवाइड्स a, यहाँ पर p और a में कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली हमने जो p यहाँ पर थ्योरम में p है वो हमारे यहाँ पर 2 है, और जो थ्योरम में a स्क्वायर है वो यहाँ पर p स्क्वायर है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेम पैरामीटर लेना चाहें तो ऐसे कर लो, ये √2 इक्वल टू a/b कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम टाइप हो जाएगी, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। तो देन p डिवाइड a ऑल्सो, सो 2 डिवाइड a ऑल्सो, सो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो अगर 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा
तो हम a को जो है यहाँ पर 2 इंटू कोई अनदर नंबर ले सकते हैं, 2 इंटू जैसे कि मान लीजिए c ले लिया हमने, ठीक है। अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 और c का स्क्वायर, और a स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ से पुट करा देते हैं। a स्क्वायर की अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कराएं तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, और 2 को 4 से कट करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ जो हमने a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आया था तो क्या लिखा था कि 2 डिवाइड a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 डिवाइड b स्क्वायर। फिर सेम यही स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब आपको थ्योरी लिखनी है कि जो a है और b है दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है, बोथ a एंड b हैज एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों के पास जो है 2 कम से कम कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये दोनों हमने √2 के इक्वल लिखे हुए हैं और √2 का तो कॉमन फैक्टर 2 नहीं होता, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारी जो अजम्पशन है वो इससे जो है रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। So √2 is not a rational number और √2 is irrational. So √2 is an irrational number, ठीक है। तो ये एज इट इज जो है आपको थ्योरम यूं के यूं लिख के आनी है अगर आपको पूछते हैं √2 इज इर्रेशनल। और इसी के साथ अगर मान लो √3 पूछते हैं, √5 पूछते हैं, तो यहाँ पर जो है √2 की जगह √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सिर्फ ये जो है नंबर्स चेंज होंगे, बाकी थ्योरम यूं की यूं रहेगी हर डिजिट्स के लिए, ठीक है। अब इसी का एक अपग्रेडेड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, इनमें सारों में एक ही सिंगल पार्ट लगेगा, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन करा देते हैं। नाउ इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 2, 3 ये सारे के सारे सिमिलर हैं, तो इसमें से कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं। और उसमें हमने अभी जो ये प्रूव किया था √2, √3 और √5 जो है ये इर्रेशनल हैं, तो इस रिजल्ट्स को हम यूज़ करके करेंगे, ठीक है। आपको जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे इस तरह के, तो उसमें साथ में दिया भी होता है कि √2, √3 या √5 जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा कि वो इर्रेशनल गिवन है, और उससे आपको ये प्रूव करना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो यहां पर आपको ये गिवन होगा एंड √5 इज इर्रेशनल, √5 इर्रेशनल गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, ये इर्रेशनल है प्रूव करना है, तो लेट कर लीजिए कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 + 2 √5 = p/q। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ या 3 का कोई भी पार्ट हुआ, उसको यहां तक आपने सेम करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी ये रूट वाली टर्म है ना, लेफ्ट साइड में सिर्फ वो होनी चाहिए, बाकी सबको राइट साइड में भेज देना है आपने, ठीक है। √5 की टर्म में लेके आना है। तो देखो पहले 3 है यहाँ पे एडिशन में है, इसको उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √5 = p/q -3, और एलसीएम लेंगे तो p - 3q अपॉन में ये q आ जाएगा, और यहाँ पर है 2 √5, और यहाँ से 2 भी अगर हटाकर नीचे डिवाइड में भेज दें
तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो √5 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि p माइनस 3q बाय 2q। देखो जिस तरह से यहाँ p और q जो है फ्रैक्शन में है, p बाय q की फॉर्म में है, ऐसे अगर इस पूरे नंबर को हम a माने और इस पूरे को b माने तो ये भी तो a बाय b या p बाय q की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर p माइनस 3q बाई 2q इज रैशनल नंबर बट वी नो दैट √5 जो हमारे √5 है इज इर्रेशनल। अगर आपको गिवन ना हो कि √5 इर्रेशनल है तो आप यहां लिख देंगे वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, और अगर गिवन हो तो इट इज गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, सो आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था इसको रैशनल नंबर, वो गलत है। आवर assumption इज रॉन्ग, सो अब ये जो नंबर है 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। बस ये आपको जो है एज इट इज लिख के आ जाना है, ठीक है। अब अगर इसके और पार्ट्स में देखें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 1/√2, तो उसमें क्या है 1/√2 को प्रूव करना है। तो 1/√2 को आप सेम इसमें यही लेट करोगे, फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, p बाई क्यू, फिर उठा के रेसिप्रोकेट कर देना, ये √2 ऊपर आ जाएगा √2/1 और ये उल्टा हो जाएगा q बाई p। अब सेम यही कहानी कि q बाई p रैशनल नंबर है बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड सेम स्टोरी। और इसी तरह से 7√5 है नेक्स्ट, तो 7√5 इक्वल टू p बाई क्यू मानेंगे, 7 को नीचे भेज देंगे तो √5 इक्वल टू p बाय 7q। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उनमें सेम जो है आपको यही पैटर्न यूज करना है, ठीक है। नाउ ये एक्सरसाइज भी खत्म, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। नाउ एक्सरसाइज 1.4, उसमें थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और 1.7 3 थ्योरम हैं। तो पहले आप 1.5 देखिए क्या है। लेट x बी अ रैशनल नंबर, x हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग वाली हैं, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पे देखो हमने बोला कि x जो रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा ही, ठीक है। और p और q है को प्राइम। हाँ, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि p और q को प्राइम का मतलब है उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो अगर वो किसी नंबर से कट रहे हैं तो आपको पहले काट लेना है सॉल्व करने से पहले। तो p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के होने चाहिए, ठीक है। जहां पर n और m क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर है कोई भी, ठीक है। तो नाउ अगर आप थ्योरम 1.6 को पढ़ोगे तो वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है, बुक में दी हुई है तीनों की तीनों थ्योरम। 1.6 में क्या बोला है कि अगर ये नीचे वाली देन से लेकर यहाँ तक की अगर ये स्टेटमेंट है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। मतलब इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है। और थ्योरम 1.7 में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये जो x है इसका जो q है 2 की पावर n और 5 की m की फॉर्म का नहीं है, ठीक है। 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का अगर नहीं है तो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक। तो ये थ्योरम है, ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप एक ही पढ़ लीजिए। अब जो है नेक्स्ट इस पे बेस्ड एक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10th पार्ट है 77/210। चलो पहले फर्स्ट पार्ट वैसे कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। 13/3125, 13/3125, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिया हुआ है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लॉन्ग डिवाइड कराए बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो नाउ इसके आपको क्या करने हैं, जो डिनोमिनेटर है q है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 312 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं।
3125, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 125, 5 25, 5 5 जा और 5 1 जा, तो 1 2 3 4 5 टाइम जो है यहाँ पर 3125 जो है आ रहा है, तो इसको हम 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर जो है नहीं है, तो आपको ये नहीं कहना कि 2 की पावर नहीं है तो यहाँ जो है ये जो है 2 नहीं आ रहा तो टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं इनटू में 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर भी 0 1 होता है, और यहाँ पर हमें बोला था कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब होल नंबर हो सकता है, तो होल नंबर में 0 भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम फैक्टर जो नीचे वाले के हैं वो 5 की टर्म में हो या 2 की टर्म में हो या दोनों की टर्म में हो, तो वो जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो 2 अगर नहीं भी है तो हम उसको 2 की 0 की फॉर्म में मान सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 होता 5 नहीं होता तो उसको हम 5 की 0 की फॉर्म में मान सकते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आइदर 2 और 5 और 2 और 5 बोथ, लेकिन उनके अलग अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3125 इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर n कितना है यहाँ पे आपको बताया 2 की पावर 0 आप मान सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 5 है, ठीक है। देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको करें तो यहाँ हम 77/210 के फैक्टर निकालते हैं, तो 210 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 7 जा 21, 0 7 10 जा और 2 5 जा 10 होता ही है, ठीक है। तो ये फैक्टर आने, अब इसमें आप देखो 3 7 2 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पर जो 7 है वो देखो ऊपर वाले से कट सकता है, तो पहले ही इन्होंने कहा था कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप 7 ऊपर पहले कट कर लें, तो अगर यहाँ भी काट सकते हैं, 7 से ही कट करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 11/3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 and 5 तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है, ठीक है। बाई चांस 3 भी कट जाता तो ये जो है टर्मिनेटिंग होता, अब 3 नहीं कटा है 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप सेम ये चीज़ लिख देंगे कि 210 या जो है यहाँ पे अगर आप पहले कट कर दे तो ये हो जाता, 7 से कट कर देते हैं 11/30, तो उसके फिर प्राइम फैक्टर्स आते 11/3 इंटू 2 इंटू 5, तो आप लिख सकते थे कि 30 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में आपको रिपीटिंग भी लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया था जो रैशनल नंबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग वाले और एक नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो वो तो इरेशनल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक तो इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा ये भी आ जाता है कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको बोलेंगे एक तो चेक कीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, ठीक है। इसका तो है ही नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे करोगे कन्वर्ट, देखिए 13/3125 जो था ये 5 की पावर 5 आ गया था, ठीक। तो देखिए अगर किसी के अपोन में 10 हो, फॉर एग्जांपल 5/10, तो हम उसे डायरेक्ट 0.5 लिख सकते हैं, एक के बाद डेसिमल लग जाता है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे जो है 10 लाने की कोशिश करते हैं, तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो जितनी 5 की पावर 5 है उतना ही हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई
और 2 की पावर 5 से इसको डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 जो है वो होता है 32, और नीचे जो है दोनों की पावर 5 है, पावर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, और 13 इंटू 32 ये होता है 416, और अपॉन में 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5। तो देखो अगर अपॉन में 10 होता है तो 1 के बाद डेसिमल लगता है, अपॉन में अगर 10 की पावर 5 है तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 416 3 डिजिट तो यही हो गए, और 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो हमने किया, यहाँ तक था, और क्वेश्चन 2 में यही कहा है कि इन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, वो मैंने आपको ये पार्ट करके दिखा दिया, ठीक है। सिमिलर सारे पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला हुआ है इनमें से आपको ये बताना है, जो 3 पार्ट्स दिए हैं इनमें से कौन सा जो है रैशनल है और इरैशनल है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, 43.12349 के पार्ट डेसिमल जो है ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग वाले रैशनल नंबर होते हैं। और सेकंड वाले में आप देखोगे तो देखो मैंने इररेशनल का एक एग्जांपल भी दिया था आपको अभी जब शुरू में कराया था, 0.201 001 0001, तो जीरोस बढ़ती जाती हैं। तो उसी तरह का ये सेकंड वाला एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। तो ये किसका एग्जांपल है, इररेशनल का है। और थर्ड वाले पे ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो क्या है, रिपीटिंग वाला है। तो ये जो है ये भी ये वाला हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला, तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे जो है चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है चैप्टर 2 की डालेंगे। अगर इस पे कोई सजेशन हो तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।